जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग बीपीएससी का प्रीवियस ईयर देखेंगे लोग। और यह वीडियो में यानी कि एक एक टॉपिक का कवर किया जाएगा, जैसे कि प्राचीन भारत, उसके बाद मध्यकालीन भारत, उसके बाद आधुनिक भारत। तो अभी 71 बीपीएससी एग्ज़ाम आने वाला है, तो उससे पहले हम लोग बीपीएससी का प्रीवियस ईयर देख लेते हैं लोग। तो चलिए शुरू करते हैं लोग। और आज का पहला टॉपिक रहने वाला हम लोग का प्राचीन भारत का इतिहास। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। और इसमें हम क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे सिर्फ एक क्वेश्चन टिक करवा दिया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं। जब तक कि उसका व्याख्या के बारे में नहीं जानेंगे लोग, तो क्वेश्चन पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। भले थोड़ा टाइम लगेगा व्याख्या में, बट व्याख्या के साथ यह वीडियो होने वाला है। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीन स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7,000 से लेकर 5,500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ के पशुपालन का काल 8,500 ईसा पूर्व मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9,000 ईसा पूर्व से लेकर 7,000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य, किस चीज़ के साक्ष्य? चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7,000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जो मेहरगढ़ है वहाँ से गेहूं का साक्ष्य मिला है, और जो लहुरा देव है वहाँ से किस चीज़ का साक्ष्य मिला है? तो वहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। कोल्डिवा कहाँ है? तो प्रयागराज जिला में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6,500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, माना जाता था। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्र युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ कहा जाता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो लाल रंग का उपयोग होता था। किस रंग का? लाल रंग का। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियाँ थी। कितनी श्रेणियाँ थी? 2 श्रेणियाँ थी। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृदभांडे। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था। किसका मिश्रण किया जाता था? तो रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग के रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता पड़ता है। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्राग ऐतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2300 BC से लेकर 600 BC का कालखंड आदि ऐतिहासिक के माना गया है। 2300 BC से लेकर 600 BC का कालखंड क्या माना गया है? तो आदि ऐतिहासिक माना गया है। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसमें नहीं दी गई है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन। किसको? नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है।
जिसे जिप्सम द्वारा जोड़ा गया है। इन ईंटों को किसके द्वारा जोड़ा गया है? तो जिप्सम के द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। लोथल प्राचीन हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। यह आधुनिक गुजरात, लोथल आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी पहली खुदाई SR राव, लोथल की पहली खुदाई किसने की थी? तो SR राव ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो जो लोथल है यहाँ पे बंदरगाह थे, तो यह हड़प्पा का बंदरगाह स्थल है। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह हड़प्पाकालीन बंदरगाह था जहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? कौन सा स्थल इनमें से गुजरात में है? तो यह लोथल है जो गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ था प्रथम मानव जीवाश्म। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा यानी कि सीहोर मध्य प्रदेश। सीहोर यह जो कहाँ स्थल है? हथनौरा, तो यह सीहोर में है। और सीहोर कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया, हथनौरा की खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? वह कौन सा जानवर था जो सिंधु घाटी लोगों को पता नहीं था? तो जो घोड़ा था, इन घोड़ा के बारे में इनकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि घोड़ा का प्रचलन वैदिक सभ्यता में देखा जाता है। उपर्युक्त विकल्पों में घोड़े की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होती है। इस काल के ज्ञात पशुओं में बैल, भेड़, भैंस, बकरी, सुअर, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, गदहा एवं ऊँट प्रमुख थे। कई जगहों पर इसका जिक्र मिलता है कि सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु निश्चित रूप से कुछ भी कहना संभव नहीं है। RS शर्मा तथा डॉक्टर रोमिला थापर ने कहा है कि सुरकोटदा से प्राप्त अवशेष घोड़े के हैं या नहीं, इसका निश्चित प्रमाण देना संभव नहीं है। इसलिए यह माना जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़ों की जानकारी नहीं थी। अब अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इन चारों शैलियों में प्राप्त नहीं होती है। कुषाण काल में ही गंधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्व की बहुसंख्यक मूर्तियों का, यानी कि बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। BS अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही, कहाँ पे? मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहाँ इनके पर्याप्त आधार था। वेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी। कहाँ पे बनी थी? तो कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गंधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा किस शैली में बनी है। अगला क्वेश्चन है कि कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली थी। तो कुषाणों के समय में गंधार शैली फली फूली थी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भाग पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। कहाँ से मिलती थी? ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब व्याख्या देखते हैं लोग। अशोक की कलिंग विजय, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? 13वें बृहद शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुफा अभिलेख चेदी राजा खारवेल की आत्मकथात्मक स्तुति है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो कालीबंगा जो स्थल है, यहाँ से जूते हुए खेतों के निशान प्राप्त हुए हैं। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। खंबात की खाड़ी यानी कि भोगवा नदी के किनारे के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलापट मिला है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो जो BS स्मिथ थे, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ कराया। वर्ष 1926-27 से वर्ष 1933-34 के मध्य माधव स्वरूप वत्स से हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखल दास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान KN दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टाइन, AN घोष, JP जोशी आदि ने भी इसे सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि BA स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग कि बोगज कोई का महत्व इसलिए है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगज कोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। अब दिया गया है सूची एक को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ पे नौपाषाणकालीन स्थल दिया गया है, नौपाषाणकालीन स्थल, और एक तरफ स्थलों के स्थान यानी कि वर्तमान नाम क्या है। तो इसका हो जाएगा 1 का 3। उतनूर कहाँ पे है? तो तेलंगाना में है। उतनूर हो जाएगा तेलंगाना। उतनूर का मिलान कहाँ पे हो जाएगा? तेलंगाना में। उसके बाद है चिरांद हो जाएगा बिहार में, चिरांद बिहार में स्थित है। और गुफे कराल कहाँ पे? कश्मीर में। और पयमपल्ली कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में पयमपल्ली है। तो इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर 3, 4, 2, 1। उसी का यहाँ पे व्याख्या दिया गया है कि नौपाषाणकालीन स्थल और इन नौपाषाणकालीन स्थलों के स्थान। तो उतनूर तेलंगाना, चिरांद बिहार में स्थित है, गुफ कराल कश्मीर में स्थित है, पयमपल्ली तमिलनाडु में स्थित है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें भी मिलान ही करना है। एक तरफ महाजनपद दिया गया है और दूसरी तरफ महाजनपदों की राजधानी दिया गया है। तो मल्ल की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी कुशीनारा थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? कुशीनारा थी। उसके बाद है अंग की राजधानी कहाँ थी? तो चांपा थी। अंग की राजधानी चांपा। और गंधार की राजधानी हो जाएगी तक्षशिला। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। कहाँ थी? कौशाम्बी थी। इसका सही आंसर देखें तो ये नंबर A का 4, B का 3, C का 1 और D का 2।
यहाँ पे मिलान दिया गया है। मल्ल की राजधानी कुशीनारा, अंग की राजधानी चंपा, गांधार की राजधानी तक्षशिला, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो यह परूसनी नदी के किनारे लड़ा गया था। 10 राग युद्ध यानी कि 10 राजाओं का युद्ध परूसनी नदी, वर्तमान में इसका नाम क्या है? रावी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतजन के राजा सुदास ने, भरत यह कबीला था और उसके राजा कौन थे? सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन यानी कि इनके कबीलों का नाम क्या था? तो अनु, द्रुहु, यदु, पुरु, तुर्वसु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। कौन थे? विश्वामित्र थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो जो राजगिरी था यह मगध की रानी यानी कि मगध साम्राज्य की राजधानी थी, राजगीर। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के निकट स्थित एक प्राचीन शहर है। इसकी स्थापना मगध शासक उदयन यानी कि उदयन ने की थी। यह प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी, अतः यह सही विकल्प नहीं है। ध्यातव्य है कि वैशाली प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी, अतः यह सही विकल्प नहीं है। उल्लेखनीय है कि गिरिव्रज या राजगिरी एक प्राचीन शहर था जो बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। यह प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी थी, अतः यह सही विकल्प है। चंपा प्राचीन मगध की राजधानी नहीं थी, इसलिए यह विकल्प भी सही नहीं है। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी, यानी कि उसका व्याख्या हम लोग देख रहे थे लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब से शुरू हुआ था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के उपयोग की कोई प्राचीनतम तिथि निश्चित नहीं है। यानी कि अगर कुछ किताबों में देखा जाता है तो 1000 ईसा पूर्व यानी कि दिया जाता है 1000 ईसा पूर्व पहले लोहे की खोज हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? उपयुक्त में से कोई नहीं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। अनर्त महाभारत में वर्णित प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक साम्राज्य था। यहाँ पे इस व्याख्या में हम लोग चारों ऑप्शन के बारे में देख लिए हैं लोग। अगर वहीं सिर्फ क्वेश्चन देखते लोग तो क्या होता? उनमें से कोई नहीं, चारों ऑप्शन के बारे में हम लोग नहीं देख पाते, इसलिए व्याख्या देखना बहुत जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि 2री शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रुद्रदामन ने इसका मरम्मत करवाया था। रुद्रदामन इसका शासनकाल देखा जाए तो 130 ईस्वी से लेकर 150 ईस्वी तक रहा था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, कहाँ का? जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख से सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो यह जो है कला है वह गुप्त कला का महत्वपूर्ण अवशेष है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में अवस्थित है। यह मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। यह गुप्तकालीन मंदिर है। यह किस काल के मंदिर है? तो गुप्तकालीन मंदिर है। वहीं इलाहाबाद यानी कि इसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। प्रयागराज में गढ़वा किले में निर्मित गढ़वा मंदिर भी गुप्तकालीन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, यानी कि सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। 9वां मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मुंजवत चोटी से प्राप्त किया जाता था।
ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त है। किस मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है? तो 10वां मंडल में। ऋग्वेद, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सोम और इस पे पर नामाकृत देवता, सोम और इस पे पर नामाकृत देवता। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, निम्न में से किससे भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो वैशेषिक ने परमाणु यानी कि ऋषि वैशेषिक ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण परमाणुओं से हुआ है। महर्षि कनाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे, यानी कि जो वैशेषिक दर्शन है उसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? तो महर्षि कनाद हो जाएंगे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे? कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट। यह कुंडग्राम कहाँ पे स्थित है? तो वैशाली में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थे ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। इनके बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। कुछ प्राचीन संस्करण यानी कि एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धृत है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्मतिथि अपनी पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी का सही जन्मतिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व है। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो पावापुरी में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की अवस्था में राजगिरी के समीप स्थित पावापुरी नामक के स्थान में उन्होंने शरीर त्याग दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली था। कौन था? जमाली। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उसी पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो जो 14 पूर्व ग्रंथ है यह सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। 14 पूर्व प्राचीन ग्रंथ है। यह कैसा ग्रंथ है? तो प्राचीन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। जो 12 अंग पुस्तक है इसमें जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? तो जो देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना है, देवी देवताओं की मूर्ति का पूजा करना है, वही मूलभूत अंतर दर्शाता है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को मानने वाले मूर्ति पूजक नहीं थे हीनयान संप्रदाय के मानने वाले, जबकि महायान संप्रदाय में बुद्ध को देवता मानते हुए उनकी मूर्तियों की पूजा की जाने लगी। यह बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदायों में मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो यह सारनाथ में दिया था। कहाँ पे? सारनाथ में। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ।
ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाएं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुबेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन वर्तमान में यानी कि सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने पांच ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इससे प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख के कारणों, दुख का अंत तथा दुखों के समाधान से संबंधित था। इन्हें 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। जो ये दुख है, दुख का कारण होता है और दुख का अंत भी होता है और दुखों का समाधान होता है, ये क्या कहलाता है बौद्ध धर्म में? तो 4 आर्य सत्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनारा, यानी कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर या कुशीनारा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली तथा कोसल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कोसल राज्य में हुआ। कहाँ पे हुआ? कोसल राज्य में हुआ। कोसल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लो की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्दव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्ततिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इससे वेदना के बाद भी वे कुशीनारा या कस्या मल्ल गणराज्य की राजधानी थी पहुँचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जो त्रिपिटक है किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये हैं, यानी कि पहला है विनय पिटक। इसमें किससे बात की चर्चा की गई है? तो संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का संग्रह है। दूसरा है सूत पिटक। दूसरा क्या है? सूत पिटक महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह इसमें है। तीसरा है अभिधम्म पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों की चर्चा की गई, यानी कि इसमें वर्णन किया गया है बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। पहला है सटीक ज्ञान, यानी कि सम्यक ज्ञान, सच्ची आस्था, सम्यक दर्शन तथा सटीक क्रिया, सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो जो आत्मदमन है यह बौद्ध और जैन दोनों में समान नहीं है। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे निर्वाण के लिए कठोर साधनाओं काया कलेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने कैवल्य प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। अगला क्वेश्चन है कि बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है, यानी कि किस पीढ़ी का है? तो इसमें कन्फ्यूजन रहता है, पंचम या षष्ठम, यानी कि 5वां भी हो जाता है और 6ठा भी। अब ये आयोग के ऊपर है कि कौन सा आंसर सही कराता है। तो 5वां और यानी कि 6ठा, 5वीं पीढ़ी या 6ठा पीढ़ी का ये हो सकता है। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वेन सांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है। किस पीढ़ी का वृक्ष है? तो 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंगम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंगे, 1 बार पूर्ववर्मा तथा अंत में कनिंगम द्वारा लगवाया गया। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है।
तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, यानी कि इसे प्रश्न को डिलीट कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीविकों ने बराबर की गुफाओं को उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था। मौर्य युग में पहाड़ियों को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपर आदि गुफा प्रमुख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। इनका मत क्या कहा जाता है? तो नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे स्टार दिया गया, यानी कि चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं होगा। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलीग्राम में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रहा। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? किस शासक ने की थी? तो उदयन ने पाटलिपुत्र अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन के द्वारा। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो उदयन ने बसाया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ ताम्रपाषाण युग स्थल दिया गया है और उसके बाद वह किससे, जो स्थल है ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता स्थलों की नदी है, यानी कि किस नदी के किनारे स्थित है? तो उसको देखते हैं लोग। जो आहाड़ है यह बनास नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? बनास नदी के किनारे स्थित है। और जो कायथा है यह काली सिंध नदी के किनारे है। स्वल्दा ताप्ती नदी के किनारे है और मालवा नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर 4-3-1-2। अब यहाँ पे हम लोग ये व्याख्या के माध्यम से देखते हैं लोग। आहाड़ हो जाएगा बनास नदी, कायथा काली सिंध नदी, स्वाल्दा ताप्ती नदी और मालवा नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्रे। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति यानी कि सभा का आयोजन चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र थे। इससे सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छियों के द्वारा, यानी कि वैशाली को स्थापित किया गया था लिच्छियों के द्वारा। वैशाली की लिच्छियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में स्वरप्रमुख थे। लिच्छवी वज्जी संघ में क्या थे? स्वरप्रमुख थे। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी या गिरिवरज थी। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ थे। कौन थे? बृहद्रथ थे का पुत्र जरासंध था। इस वंश के
पहले राजा कौन थे? तो पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगिरी या गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। यह हर्यक वंश से संबंधित था। बिंबिसार किस वंश से संबंधित था? तो हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो इसका चिकित्सक जीवक था। कौन था? जीवक था। मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। बिंबिसार ने उसे अवंती नरेश चंद्रप्रदोत के इलाज के लिए भेजा था। अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का, ये शायद अभी हाल ही में 17वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक वंश। यह हर्यक वंश से संबंधित था। मगध का शासक अजातशत्रु, जिसका शासनकाल 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक था, अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन यानी कि बिंबिसार की हत्या किसने किया था? अजातशत्रु। और अजातशत्रु की हत्या किसने कर दिया? उदयन कर दिया। कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न ने कर दी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? तो विलियम्स जोन्स है जो सेंड्रोकोट्स से बहुत सारे अभिलेखों में नाम मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य का, तो इसी ने ही प्रमाणित किया है कि चंद्रगुप्त का जो सेंड्रोकोट्स है वह चंद्रगुप्त का नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों यानी कि ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवनामपीय की पहचान सिंहल राजा तिस्य से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अंततः वर्ष 1915 में मास्की, कहाँ पे? कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक के नाम भी पढ़ लिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि कालिदास के कुमार संभव में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? तो कार्तिकेय के पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है कुमार संभव में। कालिदास के संस्कृत महाकाव्य कुमार संभव में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कुमार, अन्य नाम कार्तिकेय, इनका अन्य नाम क्या है? कार्तिकेय या स्कंद के जन्म की कहानी है, जो ताड़कासुर नामक राक्षस के वध हेतु जन्म लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। किसका समकालीन था? सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक नियार्कस, अनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। अब यहाँ पे एक कूट दिया गया है, एक तरफ पुस्तक दिया गया है, और पुस्तक के लेखक कौन है? तो सबसे पहला है बृहत संहिता के लेखक कौन हो जाएंगे? तो इनके लेखक के वरामिहिर हो जाएंगे। उसके बाद है मूषिका मसा के लेखक अतुला हो जाएंगे। राजतरंगिणी के लेखक कलहन थे, और विक्रमांक देवचरित्र के लेखक बिलहन थे। कौन थे? बिलहन थे। यानी कि बृहत संहिता, वरामिहिर, मूषिका मसा, अतुला, राजतरंगिणी, कलहन, विक्रमांक देवचरित्र, बिलहन। इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका का लेखक मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर
नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। कौन सा कार्य था? बिक्री कर वसूल करना। विक्रय कर मूल्य के 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। अतः विकल्प बी यानी कि बी सही उत्तर है। मेगा स्तनीज दूत था, यानी कि यह किसका दूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का यह दूत था। मेगा स्तनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। यह यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह आराकोसिया के क्षत्रप के राजदरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो जो जूनागढ़ का अभिलेख है इसमें रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन, इसका शासनकाल 130 ईस्वी से लेकर 150 ईस्वी तक रहा था। रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिसे शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक के प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया है? तो पल्लव वंश के राजाओं ने बनवाया है। और यह किस राज्य में स्थित है कैलाशनाथ मंदिर? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? पल्लव वंश के शासकों द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि सूची ए को सूची डी से सुमेल करना है। एक तरफ लेखक का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उनकी पुस्तकों का नाम दिया गया है। तो कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। और पाणी की पुस्तक का नाम क्या था? अष्टाध्यायी। कामंदक की किसकी पुस्तक थी? तो यह नीतिसार यानी कि कामंदक के कौन सी पुस्तक लिखे थे? तो नीतिसार। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? नीतिसार। और कालिदास कुमार संभवम। कौटिल्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र, पाणिनि की पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी, कामंदक की पुस्तक के नाम नीतिसार और कालिदास की पुस्तक का नाम हो जाएगा कुमार संभवम। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो यह जो खारवेल था इसका जैन धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा ही झुकाव था। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। ओडिशा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बीना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। हाथी गुफा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। यह अभिलेख किस भाषा में है? तो यह प्राकृत भाषा में है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो उपयुक्त में से एक सदी क्या? कोई नहीं। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है। इसके लेखक हरि सेन थे। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो हरि सेन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, गुप्त सम्राट जिसने हुन्नों को पराजित किए थे वो कौन थे? तो स्कंदगुप्त थे। कौन थे? स्कंदगुप्त। हुन्नों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में हुआ था तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए। यूएस राय के अनुसार इससे हुन आक्रमण का नेता
खुशनेवाज था। कौन था? खुशनेवाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हुंडों ने कब्जा कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? तो बिना जोती हुई जो जंगली भूमि थी उसे क्या कहा जाता था? तो अपरहत कहा जाता था। बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती ना की गई हो को अपरहत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद या टर्म है। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो यह इसने 1515 ईस्वी से लेकर 1520 ईस्वी के बीच में भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री सुंगयुन 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां यानी कि फोटोकॉपी एकत्रित की थी। हर्षवर्धन के अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सी युकी कहा जाता है। ह्वेनसांग ने किस ग्रंथ को लिखा है? तो सी युकी। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसकी पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। कलहन ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा। इस ग्रंथ की रचना कलहन ने जयसिंह के शासनकाल 1128 ईस्वी से लेकर 1149 ईस्वी तक रहा था। जयसिंह के शासनकाल में पूर्ण किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो यह बिहार में अवस्थित है। उदंतपुर कहाँ पे स्थित है? तो बिहार में अवस्थित है। उदंतपुर, जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नान्यदेव था। कौन था? नान्यदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव का शासनकाल 1097 ईस्वी से लेकर 1147 ईस्वी तक था। वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल 1097 से लेकर 1325 ईस्वी तक के मिथिला का स्वर्ण युग, यानी कि जो कर्नाट वंश का शासनकाल है उसे मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। कर्नाट वंश का शासनकाल। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह था। कौन था? हरि सिंह। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। कौन थे? हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के संरक्षक थे। इन्होंने पंजीकरण व्यवस्था की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो धर्मशास्त्र के समय। किसके समय? धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्रों को समय में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां तथा अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव हुआ। अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने दो प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित शूद्र एवं अनिर्वसित शूद्र। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे, यानी कि निर्वसित जो शूद्र होते थे उन्हें अस्पृश्य माना जाता था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कश्मीर में आयोजित की गई थी। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो वसुमित्र ने। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पीटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्रपत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभाषा शास्त्री कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध के मृत्यु के लगभग 100 वर्षों पश्चात वैशाली में हुई थी। कहाँ पे? वैशाली में। इसके अध्यक्ष आचार्य साबक मीर या सर्वकामनी थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? किससे शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो राजगिरी में किया गया था। कहाँ किया गया था? राजगिरी में। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजगिर में हुई थी। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो राजगिरी में। कहाँ पे? राजगिरी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों यानी कि यहाँ पे सुमेल करना है। पहला है जन्म, उसके बाद है ज्ञान प्राप्ति। इसका सही आंसर देखें तो जन्म इनका यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और ये इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। और ये प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। और इनका निधन कुशीनगर या कुशीनारा में हुआ था। यानी कि सी नंबर इसका सही आंसर सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषिपत्न मृगदाव यानी कि सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन नाम दिया गया है, प्रथम उपदेश दिया एवं कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बोधगया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? बोधगया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को। किसे हुई थी? गौतम बुद्ध को। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहीं पे महाबोधि मंदिर का निर्माण किया गया है। बोधगया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी बीसी में प्रारंभ किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं या 6ठी शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। किसे निर्मित है? ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल बना, यानी कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया इस मंदिर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क के युग में इन्हें एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ था।
कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ हुई। अगला क्वेश्चन है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो यह व्यवस्था वैशाली में थी। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहां महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्जी तथा मल नामक के दो राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो यह किस पुस्तक में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है? तो अंगुत्तर निकाय में। किसमें? अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ये कौन कौन से यानी कि महाजनपद है उसको देखते हैं लोग। अंग, मगध, काशी, कोशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स्य, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार एवं कंबोज। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक है दक्षिण भारत में स्थित था। जनवसभ सूक्त में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहाँ नाम कुछ भिन्न प्रकार से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग कौन है? तो गुप्त काल में इसकी स्थापना की गई थी। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसाशेष से बड़ा गांव ग्राम में दूर तक के आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथा गतगुप्त तथा बालादित्य नामक के गुप्त शासकों ने भी इसे बिहार को दान दिए। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? किस लिए था? तो बौद्ध दर्शन के लिए यह विश्व प्रसिद्ध था। यह बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी अध्ययन के लिए चीनी यात्री वेनसांग आया था, यानी कि बौद्ध दर्शन प्राप्त करने के लिए वेनसांग आया था। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई? मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु करने के लिए मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया गया था। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी। पहली बात क्या है? पदाधिकारी का वरीयता क्रम, दूसरा वेतनमान तथा तीसरा है सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था में राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रखरखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले में मनसबदार को नगद या जागीर प्रदान की जाती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि 2 कथन दिया गया है। पहला कथन है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण है महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया। अब इसमें से सही कथन पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। दोनों ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर, वर्तमान में राजगिरी के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप इससे महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी।
प्रथम मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग इनका शासनकाल 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व था। मगध का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी क्या थी? इसमें भी नहीं दिया गया है, यानी कि दो कथन सत्य है। पहला ए भी सत्य है और सी भी सही है, इसलिए स्टार पॉइंट दिया गया है। दिए गए विकल्प में दो विकल्प ए और सी सही है। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिवरज थी। आरंभिक राजधानी क्या थी? गिरिवरज थी। बाद में उदय ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों एवं पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश विदर्भ वंश था। इस वंश का पहला राजा जरासंध था। कौन था? जरासंध था, जिसने गिरिवरज को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग 97 नंबर। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो मौर्य वंश ने। किसने शासन किया था? मौर्य वंश ने शासन किया था। नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। पहला उग्रसेन, जिसने पुराणों में उग्रसेन हुआ, जिसे पुराणों में महापदम कहा गया। दूसरा था पंडुक, तीसरा पंडुवती, उसके बाद भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोवी साणक, 10 सिद्धक, कैवर्त तथा धनानंद। नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी मोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई। चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। अतः स्पष्ट है कि विकल्प ए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, तो वह ग्रंथ कौन है? विशाखदत्त। वह ग्रंथ का नाम क्या है? विशाखदत्त। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त का पुस्तक का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी ईस्वी में धुंधीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। पहला है देवी चंद्रगुप्तम तथा दूसरा है अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंदितक अप्राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो विशाखदत्त है। इसके लेखक कौन है? विशाखदत्त। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? कौन सा राजा? तो यह धनानंद जो था, यह सिकंदर महान के समकालीन था। महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। कितनी मिलती है? 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। यह किसका समकालीन था? सिकंदर का। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। भद्रसाल उसका सेनापति था। भद्रसाल क्या था? उसका सेनापति था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो यह लकड़ी का था। किस चीज का बना हुआ था? तो लकड़ी का। बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल की लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि बोधिसत्व पद्ममणि की पेंटिंग स्थित है, तो अजंता में। कहाँ पे स्थित है? अजंता की गुफाओं में स्थित है। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग अजंता में स्थित है। ध्यातव्य है कि यह असाधारण भित्ति चित्र प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत का है, जो अजंता के चट्टानों को काट कर बनाए गए बौद्ध मठ के आंतरिक भाग में संरक्षित है। यह राजसी और दैवीय स्थिति दोनों के संकेतक के रूप में
पहने जाने वाले विस्तृत मुकुटों का सबसे पहला दृश्य प्रमाण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे कथन दिया गया है 4 कथन। अभी इस कथनों को देखते हैं लोग, इसे इन कथनों में कौन सा कथन सत्य है। पहला है यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। दूसरा है इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। तीसरा है बौद्ध धर्म का ब्रजयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। चौथा है खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। तो यानी कि 1 और 2 कथन गलत है। पहला कथन यानी कि गलत है, यह बिहार के वर्तमान बांका जिला में स्थित नहीं है। और दूसरा भी कथन गलत है कि इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी, ये भी कथन गलत है। और ये तीसरा और चौथा कथन सही है। गलत कथन पूछ रहा है। बिहार के भागलपुर से 38 किलोमीटर दूर कहलगांव उपमंडल के अंतिचक में स्थित प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के दौरान शिक्षा केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने की थी। ध्यातव्य है कि 2 चीज़ों ने राजा धर्मपाल को विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रेरित किया। बटेश्वर स्थान पर कोसी और गंगा नदियों के संगम के आसपास स्थित चट्टानी पहाड़ी एक प्राकृतिक आकर्षण थी। दूसरा, यहाँ गंगा उत्तरवाहिनी उत्तर की ओर बहती थी और इस तरह यह स्थान एक तीर्थ स्थल था जो वर्षावर्धन के दौरान बड़ी भीड़ को आकर्षित करता था। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय तो यह धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय उसकी स्थापना किसने करवाया था? तो धर्मपाल ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि निम्नलिखित में से किससे मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इससे संदर्भ में अशोक के अभिलेखों जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो वह जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, वही प्रमाणित करता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में भी था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुषास्पे, कौन था यूनानी गवर्नर? तुषास्प ने इसे जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को अनर्त तथा सुराष्ट्र कहा गया है। क्या कहा गया है? इस प्रांत को अनर्त तथा सुराष्ट्र। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो जो श्रीलंका था अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, और अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग यानी कि ये तीनों राज्य अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित थे। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांडे, सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी यानी कि श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था। इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई। तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। सिहली अनुसूचियों दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अशोक के काल में किससे बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है इसके शिलालेखों में। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन तीन वर्गों में किया जा सकता है। कितने वर्गों में किया जा सकता है? तो 3 वर्गों में किया जा सकता है। पहला है शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। और ये कौन कौन सा स्थान है? तो शाहबाजगढ़ी है, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एररगुड़ी तथा सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल दो अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी ना होकर खरोष्टी है। इसकी लिपि कैसी है? खरोष्टी है। तक्षशिला से अरामेइक यानी कि अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में लिखा गया। द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लगमान नामक स्थान से अरमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि निम्न में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो जो खरोष्टी लिपि है, खरोष्टी लिपि उसे दाहिने से बाईं ओर लिखा जाता था। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नोरिस, लेसेन, कनिंगम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? इसके धम्म का मूल संदेश क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इसकी व्याख्या में देखते हैं लोग। इसका सही आंसर अशोक का धम्म यानी कि धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और सातवें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है कि अपाशिन्वे बहुकयाने दया दाने सच्चे सोचिए माधवे साधवे च, अर्थात इसका मतलब क्या होता है कि अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक के धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प ई होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया है। तो भाब्रू स्तंभ है जिसमें अशोक ने खुद को क्या बताया है? मगध का सम्राट बताया है। भाब्रू या बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। किसका? मगध का सम्राट बताया है। प्रियदर्शी लाजा मागंध संघ अभिवादे तुन आहा अपाह धनचच। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अगला क्वेश्चन है अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो इन्हें प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है शिलालेखों में। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर। देवनाम प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है? देखने में सुंदर या देवताओं का प्रिय तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में उसे क्या कहा गया है? अशोक को तो अशोक वर्धन कहा गया है। अगला क्वेश्चन है अशोक के अभिलेखों को पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया था, यानी कि किनके द्वारा पढ़ा गया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के पहली बार अभिलेखों को पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा अभिलेख में पढ़ा था? तो दिल्ली टोपरा का अभिलेख पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो जो राजनीतिक नीति की पहलू पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इसकी तुलना किससे की जाती है? तो मैकियावेली की पुस्तक का नाम प्रिंस है, उससे की जाती है।
अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो इसका लेखक कौन हो जाएगा? कौटिल्य। इसके लेखक कौन थे? कौटिल्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो इनमें से कोई, यानी कि राजनीति से संबंधित है। कौटिल्य, इन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। किस नीति की व्याख्या करता है? तो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? तो एकाम्बरेश्वरार मंदिर जो है वह कहाँ पे है? तो कांचीपुरम में स्थित है। एकाम्बरेश्वरार मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो कांचीपुरम में स्थित है। यह मंदिर देवाधिदेव महादेव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव द्वारा कराया गया था। उल्लेखनीय है कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है, जिसकी वर्तमान संरचना का पुनर्निर्माण 600 ईस्वी में पल्लव द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश, रायसेन जिला में स्थित है। मध्य पाषाणकालीन प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। भीमबेटका की गुफा से प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़ों नमूने मिले हैं। यहाँ के शैलचित्रों के प्रमुख विषय सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानवाकृति, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कर रहा है कि फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो ये गलत है, क्योंकि हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था। ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु है जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। ये भी गलत है, ये उल्टा दिया गया है। फाहियान जो था यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, और जो ह्वेनसांग है वह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो इसका सही आंसर देखें तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। फाहियान एक चीनी यात्री था और उसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। वहाँ के लोगों के जीवन का विस्तृत विवरण लिखा। उसने अपने विवरण में राजा के नाम का उल्लेख नहीं किया। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने सम्राट हर्ष के, यानी कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। उन्होंने हर्ष द्वारा नालंदा में निर्मित कई मंजिलों वाले मठ की महिमा का वर्णन किया है। उन्होंने अपने विवरण में उल्लेख किया है कि हर्ष के काल में शूद्र कृषि करते थे। जो हर्ष थे, हर्षवर्धन के काल में शूद्र जो थे वह क्या करते थे? कृषि करते थे। उन्होंने अपने वृत्तांत में इलाहाबाद, जिसे प्रयाग नाम, यानी कि प्रयाग के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद को प्रयागराज के अभी नाम इसका चेंज हो गया है, तो प्रयाग के नाम से जाना जाता है, में आयोजित सम्मेलन का भी उल्लेख किया है। इत सिंह 7वीं शताब्दी के चीनी बौद्ध तीर्थयात्री और अनुवादक था। उन्होंने 7वीं शताब्दी के दौरान भारत आए 7 चीनी तीर्थयात्रियों के जीवन को लिखा। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो जो फाहियान था यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया था भारतीय समाज को। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, पांचवा योद्धा, छठा निरीक्षक एवं 7वां सभासद। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप उल्लेख किया गया है। तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक इंडिका है उसमें इसका वर्णन यानी कि उल्लेख किया गया है। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का उल्लेख किसमें किया गया है? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान किस युग में किया गया है? तो सही मिलान बी नंबर जो है महेंद्र वर्मन की रचना का नाम क्या है? मत्स्य विलास प्रहसन। अब ये चारों ऑप्शन को देखते हैं लोग कि किससे कौन सी रचना किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो मत्स्य विलास प्रहसन है यह किसकी रचना है? तो महेंद्र वर्मन प्रथम की। अमुक्तमाल्यद यह कृष्णदेवराय की रचना है, ये इंपॉर्टेंट है, अमुक्तमाल्यद। उसके बाद है समरांगण सूत्रधार, यह राजा भोज की पुस्तक है और जो राजा भोज थे यह परमार वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? परमार वंश से संबंधित है। मानसोलास किनकी रचना है? तो सोमेश्वर तृतीय की रचना है मानसोलास। अगला क्वेश्चन है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? तो यह जो पुस्तक है यानी कि इसके लेखक का नाम अभी तक उल्लेख नहीं हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि यह पुस्तक का लेखक नहीं है, बस पुस्तक है। इसकी व्याख्या देखते हैं लोग। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस से मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट है। कैसा डॉक्यूमेंट है? तो मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा था, यानी कि उसका नाम ही आज तक के पता नहीं चलता है कि वह नाविक का नाम क्या था। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो जो इंडिका है इसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध यानी कि वर्णन किया गया है। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की पाँच सदस्यों वाली छह समितियों का उल्लेख किया है। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, यानी कि यह ऑप्शन है उसके हिसाब से। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यकवंशी शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो जो बीम कडफिसस ने स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया था। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक बीम कडफिसस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि प्रद्योत कहाँ का राजा था? तो प्रद्योत था यह अवंती का राजा था। कहाँ का राजा था? अवंती का राजा था। बुद्ध के समय अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत था। इसकी पुत्री वारन बख्ता ने वत्स से नरेश उदयन ने विवाह किया था, जिसका उल्लेख भास रचित स्वप्नवासवदता नामक के नाटक में है। जो यह नाटक है स्वप्नवासवदता, यह किनकी रचित नाटक है? तो भास की। आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल का अवंती था। जो अभी वर्तमान में मालवा का क्षेत्र है उसे प्राचीन काल में अवंती यानी कि कहलाता था, जिसके दो भाग थे। अवंती के कितने भाग थे? दो भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। दक्षिणी अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो महिष्मती। और उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैनी थी। अगला क्वेश्चन है कि हुंड राजा तोरमाड़ किससे औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो यह प्रकाश वर्मन के द्वारा पराजित किया गया था। किसके द्वारा? प्रकाश वर्मन के द्वारा। हुंड राजा तोरमाड़ औलिकर राजा प्रकाशवर्धन द्वारा पराजित किया गया था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हुंडों ने गंगा घाटी पर पुनः आक्रमण किया। इससे दूसरे हुंड आक्रमण का नेता तोरमाड़ था। कौन था? तोरमाड़ था। मध्य भारत के एरन नामक के स्थान से वाराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला है। कौशाम्बी से तोरमाड़ की दो मुहरें मिली है। तोरमाड़ ने अपने पुत्र मिहिरकुल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था।
अगला क्वेश्चन है कि तंजावुर में बृहदीश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किससे राजा द्वारा करवाया गया था? तो राज प्रथम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? राज प्रथम के द्वारा। बृहदीश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। मंदिर का निर्माण 1003 से लेकर 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक राज प्रथम चोल ने करवाया था। इनके नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है। इस मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो द्रविड़ शैली में हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? तो जो भानुगुप्त का एरन अभिलेख है उसमें विधवा दहन का उल्लेख है, यानी कि उल्लेख किया गया है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से विधवा दहन अर्थात सती यानी कि सती प्रथा का उदाहरण मिलता है। इस अभिलेख में किसी भोजराज नामक के सेनापति की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है। यह अभिलेख कब का है? तो 510 ईस्वी का है। एरन जो मध्य प्रदेश के सागर जिले में विदिशा के निकट बेतवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग क्या कर रहा है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो जो कौरव या कानवा वंश था, शुंग वंश के बाद से भारत पर शासन किया था। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कौरव या कण्वायन नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। शुंगों के समान भी यह क्या था? तो ब्राह्मण वंश था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो किससे जुड़ा है? तो हाथी गुफा लेक के साथ जुड़ा है राजा खारवेल का नाम। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर में स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। समुद्रगुप्त के पश्चात उसका बेटा रामगुप्त शासक बनता है, लेकिन शकों के आक्रमण का सक्षम विरोध न करने के कारण उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया तथा शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त की। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो यह गुप्त काल की विशेषता थी। गुप्त काल में नगर क्रमिक के पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्हरार, सोनपुर, सोहगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र ह्रास यानी कि उनकी विघटन के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? इनमें से कोई नहीं। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिपि के एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगुकच्छ यानी कि भड़ौस था। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो भड़ौस था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा कैम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था।
अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम यानी कि गांव अनुदान में दिया था। तो ये गुप्त वंश के शासकों ने सबसे ज्यादा ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है उससे यह स्पष्ट है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहीता को सौंप दी जाती थी। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो इसकी दर क्या थी? उपज का छठा भाग था। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो षष्ठांश यानी कि 1/6 होता था। कितना होता था? 1/6 होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमिकर को भाग अथवा उड़ग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भाग अथवा उड़ग कहा जाता था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो गुप्तों की देन सबसे अधिक थी भागवत संप्रदाय के विकास में। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरम उत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव जो गुप्त नरेश थे यानी कि गुप्त शासक थे वह वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गणुड़ गुप्तों का राजचिन्ह था, यानी कि जो यह गणुड़ था यह गुप्तों का राजचिन्ह था। और यह जो गणुड़ है किससे भगवान का वाहन था? तो विष्णु भगवान का वाहन था। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो जो आर्यभट्ट, इसकी व्याख्या किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इसका व्याख्या देखते हैं कि व्याख्या में इसका सही आंसर क्या दिया गया है। सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। ये कौन थे? तो ऋषि थे, सुश्रुत ऋषि शल्य क्रिया का जनक इन्हें कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार यानी कि साहित्यकार थे। सौमिला थे गुप्तकालीन नाटककार हैं जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया जाता है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इसका सही उत्तर विकल्प ए, इसका सही उत्तर क्या माना है? तो विकल्प ए माना है, क्योंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 एडी यानी कि श्रीगुप्त काल को किसने शुरुआत किया था, यानी कि इसके स्थापना किसने किया था गुप्त काल की? तो श्रीगुप्त से प्रारंभ होता है। जो सुश्रुत के मान्यकाल यानी कि प्राय 600 बीसी से लेकर 1500 बीसी से करीब 1000 वर्ष से बाद का है, इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? वर्धन वंश की स्थापना कौन हो जाएगा? तो वर्धन वंश की स्थापना यानी कि ऑप्शन ए पे था पुष्यभूति ने की थी, यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित के अनुसार वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने थानेश्वर या स्थानेश्वर में की थी। हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महान शासक था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में वेनसांग ने अध्ययन किया था। चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इससे समय वहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे वहाँ के कुलपति? तो आचार्य शीलभद्र थे। लगभग 1.5 वर्ष से
1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्य कटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में वेनसांग पुनः नालंदा आया और व्याख्यान दिया। अगला क्वेश्चन है कि वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। कौन था? तो जो मथुरा था यह सूती कपड़ों के लिए सबसे प्रमुख स्थान था। मथुरा एक औद्योगिक नगरी थी। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि इसके सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। वेनसांग ने मथुरा की आर्थिक समृद्धि एवं व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की है। वह लिखता है कि मथुरा के बाजारों में बिकने वाली वस्तुएं काफ़ी सजाकर रखी जाती थी। कवि बाण निवासी था, यानी कि जो कवि बाण थे यह कहाँ के निवासी थे? तो पाटलिपुत्र, यानी कि पाटलिपुत्र के निवासी थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक इनकी प्रमुख रचना है। जो यानी कि बाणभट्ट की प्रमुख रचनाओं में देखें तो हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक है। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया। लगभग कब किया था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। चीनी यात्री इत्सिंग 671 या 672 ईस्वी में जब वह युवक था अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। 675 से लेकर 685 ईस्वी तक के नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 693 और 94 ईस्वी के लगभग सुमात्रा होता हुआ वह चीन लौट गया। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त थे। कौन थे? कुमारगुप्त थे। वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम, यानी कि कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल देखा जाए तो 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक था, कुमारगुप्त से की जाती है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्र द्वितीय थी। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि कौन सी थी? तो महेंद्र द्वितीय थी। महेंद्र द्वितीय। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे, यानी कि इसका विनाश का कारण कौन थे? तो मुसलमान, यानी कि बख्तियार खिलजी के द्वारा इसका विनाश किया गया था, इसलिए यहाँ पे मुसलमान ऑप्शन दिया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क के मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था तो जावा सुमात्रा से। किससे संपर्क था? जावा सुमात्रा से। पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे यानी कि देवपाल को परम सौगात कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि स्वर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। तो जो बालपुत्र देव थे इन्होंने की थी प्रार्थना। खजुराहो मंदिर। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो जो चंदेलों के द्वारा सहयोग किया गया था। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय यानी कि 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। जो खजुराहो है वह कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो जो कदम्ब है इसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। चोल, पांडे यानी कि इन तीनों का संगम साहित्य में उल्लेख किया गया है। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर एवं पांडे, केवल
चोल, चेर एवं पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक के राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, संगम युग में उदयपुर किसके लिए यानी कि किस लिए विख्यात था? तो यह कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था और कपास के लिए विख्यात था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उदयपुर संगमकालीन चोलों की राजधानी थी। यह किसकी राजधानी थी? तो चोलों की राजधानी थी। यह कारी एवं वरानम नामों से भी प्रसिद्ध था। संगम युग में उदयपुर कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? कौन हो जाएंगे? तो चंद्र बरदाई के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय, इन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। राय पिथौरा यानी कि पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? चंद्र बरदाई के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि स्वप्नवासवादता के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? भास हो जाएंगे। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक के उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें वर्ष 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। इन नाटकों के नाम प्रतिज्ञा योगंधरायण है, स्वप्नवासवादता है, उरुभंग है, दूतवाक्य, पंचरात्रे, बालचरित्रे, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अभिमारक एवं चारुदत्त है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? किस कवि ने लिखा? तो इसे कालिदास के द्वारा लिखा गया है कुमार संभव को। कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग हैं। इसमें कितने सर्ग हैं? तो इसमें 17 सर्ग हैं, जिनमें प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय की जन्म कथा वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, किरातुर जूनियर पुस्तक किसने लिखा था? तो भारवी। यह पुस्तक किसकी है? तो भारवी के द्वारा लिखा गया है। किरातुर जूनियर पुस्तक के लेखक भारवी हैं। इस पुस्तक की कथावस्तु महाभारत से ली गई है। इस पुस्तक की कथावस्तु कहाँ से ली गई? तो महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो मिलिंद पन्हो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिलिंद पन्हो। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हो में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मीनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह किसकी पुस्तक है? बाणभट्ट। यह हर्षचरित किसकी पुस्तक है? तो बाणभट्ट की पुस्तक है। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह एक आख्यायिका है जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय के द्वारा चोल वंश की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? विजयालय के द्वारा। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था, जो प्रारंभ में पल्लव का एक सामंती सरदार था। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। तंजौर के शैव मंदिर राजराजेश्वर या बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण राजा प्रथम के काल में हुआ था। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत के लिए यानी कि विलेज असेंबली के लिए प्रसिद्ध था।
चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्तशासी ग्रामीण संस्थाओं में संचालन में परिलक्षित होती है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। जो ग्राम पंचायत यानी कि स्थानीय स्वशासन इनके काल में सबसे ज़्यादा प्रचलित था। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो जो यह चोल काल है यह स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो गोपुरम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गोपुरम कहलाते हैं। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्यों चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्यकाल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक के प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है। क्या है? गोपुरम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। तो यह बौद्ध धर्म का यानी कि यहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। किस दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध दर्शन के लिए। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी विहार को दान दिया। अजातशत्रु के वंश यानी कि डायनेस्टी का नाम क्या था? तो यह हर्यक वंश से संबंधित था। किस वंश से संबंधित था? हर्यक वंश से संबंधित था। मगध का शासक अजातशत्रु, जिसका शासनकाल 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक था, अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन यानी कि कौशाम्बी के वध से राजा उदयन से भिन्न ने कर दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया है। तो अलार कलाम एवं रुद्रक के रामपुत्र से ज्ञान प्राप्त किए हैं। कौन? महात्मा बुद्ध। यानी कि जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ था तो उससे पहले महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी शक्ति के लिए विख्यात थे। अतः अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र से महात्मा बुद्ध ने पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिवाजी ने राज्य मराठा के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश से शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी थे। इनका विवरण निम्नलिखित है। पेशवा कौन होता था? तो यह राजा का प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। अमात्य तथा मजूमदार यह वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था। वाक्या नवीस या मंत्री राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था। सचिव अथवा सुरुनवीस राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना किसका काम होता था? सचिव अथवा सुरुनवीस का। सुमंत या दबीर विदेश मंत्री होता था। ये इंपॉर्टेंट है, सुमंत कितनी बार एग्जाम में पूछ चुका है। सेनापति या सर-ए-नौबत यह सेना का भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंधन करता था। सेनापति या सर-ए-नौबत।
पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना इसका कार्य था पंडित राव का। न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के कार्य करते थे। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो शिवाजी ने किया था। किसने किया था? शिवाजी ने। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी तो मराठा प्रशासन में। कहाँ पे? मराठा प्रशासन में। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह ऐसा सम्राट था जिसने बृहद स्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया, तो जाम्बिक ग्राम में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया था। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जाम्बिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य या पुण्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। फलतः वे केवलिन कहलाएं, यानी कि पुण्य ज्ञान के बाद वे क्या कहलाएं? तो केवलिन कहलाएं। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी। अंग जनपद की राजधानी थी कहाँ पे? चंपा। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। चंपा का प्राचीन नाम क्या प्राप्त होता है? मालिनी प्राप्त होता है। दिग निकाय के अनुसार इस नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने बनाई थी। किसने बनाई थी? महागोविंद ने। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? रास्तरंगिणी इसकी पुस्तक का नाम है। कलहन ने रास्तरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा। इस ग्रंथ की रचना कलहन ने जयसिंह का शासनकाल 1128 से लेकर 1149 के शासनकाल में पूर्ण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई। किसके द्वारा की गई? तो सातवाहनों के द्वारा की गई थी शीशे के सिक्के। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की बड़ी संख्या सातवाहन शासकों के द्वारा जारी किया गया था। ध्यातव्य है कि सातवाहन राजवंश की स्थापना सिमुक ने की थी। सातवाहन ने राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिमुक के द्वारा की गई थी। इनकी वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी। कहाँ थी? प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्रभृत्य या आंध्र जातीय कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इसे तथ्य में किसने विश्वास किया है? तो रोमिला थापर। इसमें किसने विश्वास किया है? रोमिला थापर ने विश्वास किया है। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर का यह मत है कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो इसका लेखक कौन था? तो हरिसेन थे। इसके लेखक हरिसेन हो जाएंगे। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक हरिसेन था। कौन था? हरिसेन था। हरिसेन ने इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के विषय में प्रशंसात्मक के वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के प्रशासनिक पदाधिकारियों के भी नाम मिलते हैं जो निम्नलिखित हैं, जैसे संदीप विग्रहक, कुमारामात्य तथा महादंडनायक आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। बाराबुदूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? तो भारत जावा कला का। किसका उदाहरण है? भारत जावा कला का उदाहरण है। बाराबुदूर या बोरोबुदूर स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? यह इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। इसकी मूर्ति और मूर्तिकला भारत जावा कला का उदाहरण है। इस स्तूप का निर्माण 8वीं से 9वीं शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो यह 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था।
बिंबिसार का जन्म 598 या 559 ईसा पूर्व के आसपास एक सरदार भटिया के पुत्र के रूप में हुआ था। महावंश के अनुसार उसने 543 ईसा पूर्व में 15 वर्ष की आयु में मगध की गद्दी संभाली थी। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की तथा मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई? तो खारवेल के द्वारा विजित की गई इसको। चेदी वंश के शासक खारवेल ने बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी को विजित किया। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख चेदी वंश के महान शासक खारवेल से ही संबंधित है। यह अभिलेख भारत का पहला प्रशस्ति अभिलेख है। इस अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख मिलता है। किस शब्द का उल्लेख मिलता है? महाराजा शब्द का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? तो कर्नाट राजवंश के शासनकाल में मैथिली भाषा का विकास हुआ था। किसके शासनकाल में? कर्नाट राजवंश। मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश 11वीं शताब्दी के शासनकाल में हुई थी। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव थे। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? नान्यदेव। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे एक तरफ सूची दिया गया है चरक और उसके यानी कि यह जो ऋषि थे यह किससे शिक्षा शास्त्र से संबंधित थे? तो जो चरक थे चरक चिकित्सा से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? चिकित्सा से। ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित थे। और रामहीर ज्योतिष से संबंधित थे। और विशाख दत्ते नाटककार यानी कि नाटककार से संबंधित थे विशाख दत्ते। अगला क्वेश्चन है, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह कामंदक के द्वारा लिखी गई थी। नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई? तो कामंदक के द्वारा लिखी गई। कामंदक के द्वारा नीतिसार 1192 छंदों या श्लोकों का एक महत्वपूर्ण रचना है जो 34 खंडों या प्रकरणों के 20 अध्यायों या सर्गों में समूहीकृत है। इसमें अधिगम की पारंपरिक शाखाएं हैं। राज्य, इसके घटक और संरक्षक, अंतर्राज्यीय संबंधों पर मंडल सिद्धांत, विभिन्न प्रकार की नीतियाँ, युद्ध और शांति, कूटनीति और बुद्धिमत्ता, सैन्य संगठन और किन दोषों से बचना चाहिए, परिशिष्ट तुलना के लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र और कामंदक के नीतिसार की सामग्री सूचीबद्ध करता है। अगला क्वेश्चन है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो किसके पास भेजा था? समुद्रगुप्त के पास भेजा था। मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए समुद्रगुप्त के पास एक मिशनरी भेजा। समुद्रगुप्त ने सिलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोधगया में एक मठ बनाने की अनुमति दी। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बीपीएससी का जो घटना चक्र का प्रीवियस ईयर न्यू बुक आया है उस बुक को हम लोग यानी कि एंशिएंट पार्ट हिस्ट्री का समाप्त करते हैं लोग। इसके बाद फिर एक सेपरेट वीडियो में मेडावल हिस्ट्री कवर करेंगे लोग। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री कवर किया जाएगा, यानी कि इसी तरह यह पूरे बुक को कवर किया जाएगा।